नमस्कार। प्रकाश गौतम की ओर से, प्रेरणा दृष्टि चैनल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको योगा की कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जानकारी दूंगा जिस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता और वो बहुत ही लाभदायक टेक्निक्स है। आपके शरीर का जो पेट का हिस्सा है वो बिना योगा के ही रह जाता है और अधिकतर इस हिस्से पर चर्बी की परतें जमा हो जाती है और हमारे जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, वो इसी वजह से बिगड़ जाते हैं। लोग 6 पैक एब्स बनाते हैं, अपने बाजुओं को मजबूत करते हैं, टांगों को मजबूत करते हैं, लेकिन शरीर के कुछ हिस्से हैं जो कि बिना योगा के ही अछूते रह जाते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उन हिस्सों में योगा का प्रभाव ना होने के कारण क्या क्या बीमारियां होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जांघों पर चर्बी जमा हो जाती है और शरीर के इस हिस्से पर भी चर्बी जमा हो जाती है, जिससे शरीर बेडौल हो जाता है। और उसका कारण ये है कि ये दोनों हिस्से योगा के प्रभाव से अछूते रह जाते हैं, एक्सरसाइज के प्रभाव से अछूते रह जाते हैं। और दूसरा जो प्रभाव होता है वो होता है कि जैसे पुरुषों में हर्निया वगैरह की शिकायत हो जाती है, तो जो शरीर का ये हिस्सा है ये योगा के बिना रह जाता है और इस हिस्से का योगा और इस हिस्से की एक्सरसाइज नहीं होती, जिस वजह से यहाँ इस हिस्से में जो मांसपेशियां है वो कमज़ोर रह जाती है और जो फिर हर्निया की समस्या है वो हो जाती है। तो इससे ऊपर अगर हम ऊपर से प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा खाना मुंह में से जाता है तो हमारे आमाशय में जाता है और हमारा आमाशय इस स्थान पर होता है। खाना यहाँ जमा होता है और इसमें एसिडिफिकेशन होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में मिल जाता है, जिससे खाना खट्टा हो जाता है और उसके बाद वो खाना एक यू शेप का जो अंग होता है उसको डुडेनम बोलते हैं, उसमें से पास होना प्रारंभ हो जाता है। और जब खाना वहाँ से पास होना प्रारंभ हो जाता है तो हमारे लीवर में से एक कड़वा जूस, जिसे पित्त कहते हैं, वो वहाँ पे गिरना प्रारंभ हो जाता है हमारे गॉल ब्लैडर के जरिए, बाइल डक्ट के जरिए, और उस जो खट्टा खाना है वो उसको न्यूट्रलाइज करना प्रारंभ कर देता है। तो क्योंकि जो हमारा स्टमक है, आमाशय है, उसमें खाने का इतना अधिक पाचन नहीं होता। जो भी पाचन होता है वो सबसे पहले हमारे मुंह में ही प्रारंभ हो जाता है, जैसे शुगर, कार्बोहाइड्रेट वगैरह मुंह में ही पचने प्रारंभ हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम सूखी रोटी चबाते हैं वो मीठी लगती है, तो इसका मतलब ये है कि वो चीनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वहाँ पे माइलेज नाम का एंजाइम होता है वो हमारे खाने को प्रारंभ कर देता है पचाना। लेकिन जो आमाशय होता है वहाँ सिर्फ खाना खट्टा होता है और असली पाचन क्रिया जो हमारी प्रारंभ होती है वो हमारी छोटी इंटेस्टाइन में होती है। तो लेकिन होता क्या है कि जब हमारे पेट की एक्सरसाइज नहीं होती, हमारे लीवर की एक्सरसाइज नहीं होती, तो हमारा लीवर उस मात्रा में बाइल एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पाता जो कि खाने में उपस्थित फैट को पचा सके। और इस वजह से क्या होता है कि खाना पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हुए बगैर हमारी छोटी आंत में चला जाता है और वहाँ गैस की समस्या उत्पन्न होने लगती है। और जैसे ही वो खाना बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत कुछ इस प्रकार से होती है, छोटी आंत के चारों तरफ, तो वहाँ वो खाना बिना पचा हुआ रह जाता है, सड़ने लगता है। और उसका कारण ये होता है कि हमारा जो वात दोष है, वात दोष आपने सुना होगा, परंतु अधिकतर मैंने YouTube में भी देखा है
कि वात दोष के बारे में अधिकतर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, वो खराब होने लगता है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वात दोष होता क्या है। आप समझिए कि वात क्या होता है। वात चर्बी ही होती है जो मांस के साथ जो हमारे टिश्यू है, मांसीले टिश्यू है, उनके साथ मिलके एक स्पॉन्जी एक वो बना देती है टिश्यूज का एक गुच्छा। तो वो इतना, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर हवा भर जाती है। चर्बी जहाँ भी भरी होती है, मान लीजिए सपोज यहाँ भी थोड़ी थोड़ी चर्बी होती है, जब दबाते हैं तो क्या होता है कि इसमें सिर्फ चर्बी नहीं होती, मांस नहीं होता, थोड़ी हवा भी भरी होती है। ये बहुत ही एक खतरनाक स्थिति होती है जब हमारा वात दोष बिगड़ जाता है। और वात दोष क्यों बिगड़ता है, वो हमारे पित्त दोष के कारण बिगड़ता है। क्योंकि जो हमारा पित्त है, जो हमारे लीवर से जो एंजाइम वगैरह निकलते हैं वो प्रचुर मात्रा में नहीं निकलते, कम या ज़्यादा निकलते, तो हमारा वात दोष वो खराब हो जाता है और धीरे धीरे चर्बी जमा होने लगती है हमारे अंगों पे। सबसे पहले जो इंटेस्टाइन होती है, जो कि हमारे खाने में से पौष्टिक पदार्थों को चूसती है, तो वहाँ जब चर्बी जमा हो जाती है, वात दोष उत्पन्न हो जाता है। वो इंटेस्टाइन जो हमारी आंतड़ियाँ होती है वो खाने को अच्छी प्रकार से अवशोषित नहीं कर पाती, और उससे होता क्या है कि खाना सड़ने लगता है। अच्छा, जब अवशोषित कर भी लिया, उसके बाद जैसे पैनक्रियाज, यहाँ पैनक्रियाज है सपोज पेट के बीच में, ऐसे इस साइड को पैनक्रियाज ऐसे होता है, थोड़ा ऐसे लंबोतरा साइड। पैंक्रियाज में क्या होता है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, और ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मतलब अपना जो हार्मोन है वो ब्लड में ड्रेन करता है और वो शुगर को पचाता है, और अल्टीमेटली फैट को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। परंतु जब वहाँ वात दोष बिगड़ जाता है, चर्बी जमा हो जाती है, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी नसें होती है जिनमें से खून और ऑक्सीजन प्रवाहित होती है, वो उनका जो क्रम है वो बिगड़ जाता है, जिस वजह से अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में हमारे जो है शरीर से जो हमारा हार्मोन है पैनक्रियाज से, इंसुलिन, वो नहीं निकलता, और उससे हमारे दो तरह की डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2। और फिर उसके बाद आते हैं हम नीचे, जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, हमारे किडनीज है, तो वात दोष का असर उन स्थानों पर भी होता है। और कुल मिला के ये है कि हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन है, जितने भी मांसपेशियाँ है, वो कमज़ोर होती है। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि इस स्थिति को ठीक कैसे किया जाए। बड़ी आसानी से आप ठीक कर पाएंगे अगर रोज़ लगभग 10-15 मिनट थोड़ा सा टाइम दे और हल्का फुल्का योगा करें। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि मैं किस प्रकार से करता हूँ। मुझे भी डॉक्टर ने अभी लगभग 2-3 महीने पहले बताया था कि मेरी जो डायबिटीज़ है वो थोड़ी बढ़ गई थी और मेरी शुगर 200 तक स्पाइक हो गई थी। लेकिन मैंने 1 महीने तक ये योगासन किए और अब मेरी जो है शुगर है वो लगातार जो है लगभग 110 पर स्थिर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से जो है मैं योगा करता हूँ, और उससे मेरा लीवर भी काफ़ी ठीक हो गया। लीवर में मेरे फैटी एसिड आया था और 1 महीने तक मैंने ये योगासन किया और उससे जो है मेरा फैटी लीवर भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया। हालांकि अभी थोड़ा सा और ठीक करने के लिए रह गया है, जो कि अगले 1 महीने में ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए कि मैं सबसे पहले करता क्या हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अपने शरीर को वार्म अप कर लेता हूँ, जैसे कुछ इस प्रकार से, किसी भी प्रकार से आप अपने शरीर को थोड़ा वार्म अप कर लीजिए या थोड़ा इस प्रकार से कर लीजिए। और मैं फिर थोड़ी देर में जो है इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाता हूँ सुबह। थोड़े इस प्रकार से कुछ समय बैठने के बाद अब मैं जो है वो एक्सरसाइज करूँगा, जो कि हमारे पित्त को भी ठीक करेगी, वात को भी ठीक करेगी और अल्टीमेटली कफ को भी ठीक करेगी। तो मैं और आप इस प्रकार से ट्राई कर सकते हैं, और 1 महीने में अगर आप ये करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका हाजमा भी दुरुस्त हो गया और आपकी जो इंसुलिन है वो भी
प्रचुर मात्रा में पैंक्रियाज से निकलने लगेगी, चर्बी भी घटेगी, आपकी जांघों के ऊपर से चर्बी घटेगी, हिप्स के ऊपर से चर्बी घटेगी और पेट से चर्बी घटेगी, और उसके बाद आप अपने स्वास्थ्य में अच्छा सुधार पाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी पीठ के बल लेट गया। अब मैं अपना दाहिना पैर धीरे धीरे ऊपर उठा रहा हूँ और फिर धीरे धीरे इसको नीचे कर रहा हूँ। एक बार मैंने और किया और इस प्रकार से मैंने 3 बार ये किया। इसी क्रम को अब मैं बाएं पैर के साथ भी, बाएं टांग के साथ भी दोहराऊंगा। आप देखेंगे कि ऐसा करने से होता क्या है। देखिए, सेकंड स्टेप में मैंने ये उठा के ही रख दिया। अब आप यहाँ पे हाथ लगाइए, यहाँ आपको कड़ापन लगेगा, कसाव लगेगा ऊपर तक। इसका मतलब है कि आपकी मांसपेशियाँ मजबूत हो रही है। मैंने अपना पैर लगभग 5 सेकंड तक ऐसे ही रखा, फिर दूसरा पैर भी उठा के ऐसे ही रखा। आप इस क्रम को 20 सेकंड तक बढ़ा सकते हैं और बार बार इसे रिपीट कर सकते हैं। अब मैं मेरी जो दूसरी फेवरेट एक्सरसाइज है, जो कि पेट, ग्रोइन एरिया और इस जो हमारा ये यहाँ मांसपेशियाँ होती है जिनकी एक्सरसाइज कभी नहीं होती, उनको ठीक करने के लिए अब मैं बताता हूँ। मैंने अपनी टांगें थोड़ी चौड़ी कर ली, योगा मैट के बराबर फैला ली। अब मैंने दाहिना पैर मैं ऐसे एक गोली की स्थिति में घुमा रहा हूँ, जो कि मैं कम से कम 3 बार करूँगा। अब दूसरा पैर भी मैं इसी प्रकार से गोल गोल घुमाऊंगा। अच्छा, ऐसा करने से होता क्या है, जो ये ग्रोइन एरिया है इधर, यानी पेट के नीचे जो यूरिनरी ब्लैडर है वो, और उसके ऊपर का जो हिस्सा जो मांसपेशियाँ है, उनमें मजबूती आनी प्रारंभ हो जाएगी और यहाँ पे जो चर्बी जमा होती है वो बिल्कुल छंटनी प्रारंभ हो जाएगी और ये हिस्सा मजबूत हो जाएगा, जिससे हर्निया वगैरह की शिकायत होने का खतरा कम हो जाता है। अब मैंने एक बार जैसे पहले किया था, मैं उल्टी दिशा में ये करता हूँ 3 बार, और इसको दूसरे पैर से, दूसरी टांग से भी मैंने ये करना प्रारंभ कर दी। इससे जो एब्डोमेन का निचला हिस्सा है उसमें मजबूती आनी प्रारंभ हो जा रही है। अब इसके बाद मैं दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठा रहा हूँ, धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। ये एक्सरसाइज भी मैं 3 बार करूँ, और जैसे मैं ऊपर उठाऊंगा थोड़ा 2-3 सेकंड तक मैं रखूँगा इसको, और इससे होगा आप अपने पेट में भी इस प्रकार से एक्सरसाइज करते हुए हाथ लगा सकते हैं कि पूरा कड़ापन आ रहा है, मांसपेशियाँ एकदम स्ट्रोंग हो रही है। और इसका मतलब क्या है कि आपका स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन और जो ग्रोइन एरिया है उस सब की एक्सरसाइज होती जा रही है, जो कि नॉर्मल योगा में नहीं होती। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कि मैंने अपनी टांगें फैला दी योगा मैट के बराबर, और फिर मैंने दाहिना पैर ऊपर उठाया और उसको आर्क की शेप में मैंने थोड़ा नीचे कर लिया और टिका ली। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी जो जांघों की मांसपेशियाँ है उनमें कसाव आ रहा है, यहाँ जो चर्बी इकट्ठी होती है वो छटनी प्रारंभ हो रही है,
और यहाँ नर्वस सिस्टम ठीक हो रहा। दोबारा से मैं आर्क की शेप में ऊपर ले आया, थोड़ा रोक के रखा, थोड़ा नीचे कर लिया, और यही क्रम मैंने अब दूसरी टांग, दूसरे पैर को उठाकर और इस प्रकार से किया। तो आप देखेंगे कि लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो अनवांटेड चर्बी है, फैट है, वो कम होना प्रारंभ हो जाएगा। आप कम से कम 3 बार इस एक्सरसाइज को करें। आप 20 बार तक बढ़ा सकते हैं क्षमता के अनुसार। ज़बरदस्ती ना करें, ज़्यादा जोर पड़े आप छोड़ दीजिए। पहले दिन 3 बार कीजिए, दूसरे तीसरे दिन 4 बार, फिर 5 बार, ऐसे बढ़ाते हुए जैसा आपको उचित लगे उस प्रकार से कीजिए। अब उसके पश्चात अब आपको थोड़ा रीढ़ की हड्डी की भी एक्सरसाइज करनी है। तो कैसे करेंगे? इस प्रकार से, ये तो आप सभी को पता ही है, इस प्रकार से करें, धीरे धीरे, झटका नहीं देना है। अब क्योंकि रीढ़ की हड्डी में से ही हमारे दिमाग से जो नर्व्स होती है वो सब जाती है और विभिन्न अंगों को कंट्रोल करती है। तो रीढ़ की हड्डी में भी ब्लड फ्लो अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। कोई भी अंग स्वस्थ कब होता है? जब उसमें प्रचुर मात्रा में ब्लड फ्लो होता है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन जाती है। और ऑक्सीजन कब जाएगी? जब आपका कफ यानी फेफड़े वाला रीजन स्वस्थ होगा तो बड़ी ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, और लीवर से अच्छा एंजाइम निकलेगा, आपके बाइल एंजाइम, बाइल जूस, तो आपका पाचन ठीक होगा। और जो वात है यानी जो चर्बी है वो आपकी कंट्रोल में होगी। अब ऐसा नहीं है कि वात बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, तो आदमी मर भी सकता है। वात चाहिए, मतलब चर्बी चाहिए, किस लिए चाहिए? क्योंकि ऊर्जा प्रदान करती है, पर एक्सेसिव नहीं, और वो बाधा उत्पन्न करती है। अगर किन्हीं किन्हीं अंगों पर ज़्यादा चर्बी जमा हो जाएगी तो वात दोष हमारा कुपित हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है। तो अब मैं धीरे से उठ जाऊंगा, अपने पैरों को थोड़ा हिला के नॉर्मल मैंने किया है, और दोबारा से मैं बैठ गया हूँ ऐसे, और फिर थोड़ा उठ के और हल्का फुल्का इस प्रकार से आप मूवमेंट कर सकते हैं, और आपकी ये जो प्रक्रिया है पेट के एक्सरसाइज की वो पूरी हो जाएगी। और लगभग 1 महीने तक अगर आप इन एक्सरसाइजों को करेंगे तो आप जो है आशातीत लाभ प्राप्त करेंगे, और आप पाएंगे कि आपका हाजमा बिल्कुल दुरुस्त है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो गैस वगैरह की समस्या होती है उससे लगभग आपको 90% छुटकारा मिल जाएगा। आप चूरन नहीं लेने पड़ेंगे, आपको कुछ नहीं लेना पड़ेगा, दवाइयाँ नहीं लेने पड़ेगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना पड़ेगा। ये नेचुरल तरीके से जो है आपके जो है ये एरिया, इस एरिया का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका मूलाधार जिसको बोलते हैं ना हमारे शास्त्रों में, मूलाधार चक्कर ठीक होगा। फिर स्वादिष्ठान चक्कर होता है, ये स्वादिष्ठान, फिर आपका मणिपुर चक्कर ठीक होगा। ये 3 चक्कर जब ठीक होंगे आपके, तो उसके बाद ही आपके जो ऊपर वाले चक्कर है उनमें शुद्धि आएगी, जैसे अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्कर वगैरह। ये बात की बात है। सबसे पहले ये आपको पेट ठीक करना पड़ेगा। क्यों? अगर पेट और पड़ोस सही है तो आपका जीवन बिल्कुल सही है। धन्यवाद।